नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। मॉस्को में लिखी गई भारत रूस दोस्ती की नई इबारत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने फिर दोहराया संवाद और कूटनीति से शांति तक पहुंचने का संदेश। पुतिन ने दोनों देशों की मित्रता को बताया खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रूस संबंधों में शानदार योगदान के लिए दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड। पीएम ने बताया सभी भारतीयों का सम्मान। मॉस्को में टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर स्मारक पर प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रूस का सफल दौरा संपन्न कर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ भारतीय समुदाय से होंगे रूबरू। यूक्रेन ने कीव में बच्चों के एक अस्पताल समेत 5 जगहों पर रूसी मिसाइल हमले का किया दावा। 40 से ज्यादा लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दुनिया से मांगा सहयोग। वहीं क्रेमलिन ने हमले से किया इनकार। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी। आईडीएफ ने शुजाएगा में 150 आतंकियों के मारे जाने का किया दावा। संघर्ष विराम की बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारी काहिरा में। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। रूस की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। 2 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बम बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की वकालत की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, फासिबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने
भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस भारत के बीच 22वां वार्षिक सम्मेलन वैश्विक व क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, विकास और विश्वास की ओर अपनी अहमियत रखता है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहने की दृढ़ता तो दोहराई, वहीं आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में भारत ने 2 नए काउंसुलेट रूस के कजान और युकातोरिनबुर्ग में खोलने की घोषणा की है। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित रशियन एग्जीबिशन सेंटर में रोस्तम पवेलियन देखा। ये पवेलियन साइंस, तकनीक और एटॉमिक रिसर्च मॉडल का एक बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग आसन्न क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में करने की संभावनाएं और तकनीक की विस्तार से जानकारी ली। मॉस्को से अरुण और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। फर्स्ट कॉर्ड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्रों में से भी एक हैं। भारत रूस की मित्रता का ये नया दौर राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हुआ है। आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। क्रेमलिन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जो अटूट मित्र के रूप में दोनों नेताओं की बानगी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में भले तापमान माइनस में चला जाए, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है। मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स
इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। वहीं मॉस्को के एटम पवेलियन में मोदी पुतिन की बॉन्डिंग का नजारा दुनिया के देशों के लिए बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर को देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आवास नोवो ओग्रियोवो पर एक निजी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में केमिस्ट्री देखी गई। उसे तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से दुनिया ने देखा। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत की। इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50. A total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. और आइए अब दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है। आईडीएफ ने शुजाइगा में अपने अभियान को तेज करते हुए हमास के 150 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा हमास की सुरंगों सहित बुनियादी ढांचे को भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने मध्य गाजा के नुसैरात में हमास के कब्जे वाले स्कूली परिसर पर हमला किया। इसके अलावा व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत के लिए काहिरा में हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। इस बीच हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने चेतावनी दी है कि यदि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी तो संघर्ष विराम को लेकर वार्ता के सकारात्मक रहने की कम उम्मीद है। वहीं इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के कुछ हिस्सों के लिए सामूहिक निकासी आदेश जारी किए जाने के बाद हजारों लोग पलायन करते नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जस का तस बना हुआ है। एक ओर जहां यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले में अस्पताल को निशाना बनाया गया, वहीं रूस ने यूक्रेन के इस दावे को खारिज कर दिया है। इस बीच यूक्रेन ने मंगलवार को सुबह सुबह जवाबी कार्रवाई करते हुए कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके बलों ने 38 ड्रोनों को मार गिराया है। लंबे समय से चला आ रहा रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी मिसाइलों ने कीव में बच्चों की एक अस्पताल समेत 5 जगहों पर मिसाइल हमले कर 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। मिसाइलों ने बुनियादी ढांचे, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने साथ ही कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की ओर से आई 38 में से 30 मिसाइलों को मार गिराया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया अब इस बारे में चुप न रहे और सभी को यह देखना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है। उन्होंने साथ ही रूस के खिलाफ दुनिया से सहयोग की अपील की। हम रूसी हमलों से अपने शहरों और समुदाय की सुरक्षा करने के लिए अपना काम जारी रखे हैं। अब रूस के खिलाफ निर्णय लिए जाएं। दुनिया के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं उन सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन किया और रूसी हमलों से निपटने के लिए हमारे साथ मिलकर काम किया। दूसरी तरफ क्रेमलिन ने यूक्रेन के दावे को दरकिनार करते हुए कहा है कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन ने अपने दावे को समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है और मैं जोर देकर कहता हूं कि रूस नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करता है। हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हम नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करते हैं। हमारे हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, सैन्य लक्ष्यों के विरुद्ध किए जाते हैं जो किसी न किसी तरह से यूक्रेन सरकार की सैन्य क्षमता से संबंधित हो। इस बीच कीव में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सैकड़ों बचाव कर्मी अभी भी मलबे के नीचे लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी इलाज के लिए विशेष सुविधा की गई है। दूसरी तरफ हमले का शिकार हुए अस्पताल में से बच्चों समेत अन्य घायलों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल क्षतिग्रस्त इकाइयों से भी रोगियों को या तो छुट्टी दे दी गई है या उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। अस्पताल के मुख्य हिस्से से कामकाज को जल्द से जल्द आंशिक रूप से बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के प्रमुख डैनियल बेल ने कहा कि वीडियो फुटेज के विश्लेषण और घटनास्थल पर किए गए आकलन से इस बात की प्रबल संभावना है कि बच्चों के अस्पताल पर हमला संभवतः रूसी मिसाइल के सीधे हमले के कारण ही हुआ है। बच्चों के अस्पताल पर हमला संभवतः रूसी मिसाइल के सीधे हमले के कारण हुआ है। पीड़ितों में यूक्रेन के सबसे बीमार बच्चे भी शामिल हैं। यह दुखद है। मैं प्रभावशाली लोगों से अनुरोध करती हूँ कि वे इन हमलों को तत्काल रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। वहीं यूक्रेन ने मंगलवार को सुबह सुबह जवाबी कार्रवाई करते हुए कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके बलों ने 38 ड्रोनों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के हमले में 1 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की गहमागहमी के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसको देखते हुए बाइडेन ने डेमोक्रेट्स के नाम पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने साफ किया कि वो ट्रंप के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं उनकी दिमागी सेहत पर उठ रहे सवालों के बीच व्हाइट हाउस ने भी अपनी सफाई दी है और बाइडेन का बचाव किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर उठ रहे सवालों को विराम देने के लिए बाइडेन ने डेमोक्रेट्स के नाम पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने साफ किया कि वह ट्रंप के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पार्किंसंस की बीमारी से ग्रसित है। इन अटकलों पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए व्हाइट हाउस सामने आया है। अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार
व्हाइट हाउस के विजिटर लॉग से पता चला है कि डॉक्टर केविन केनार्ड, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मूवमेंट डिसऑर्डर में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पिछली गर्मियों और इस साल के वसंत के बीच 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है। इस मामले पर सफाई देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने वार्षिक शारीरिक जांच के सिलसिले में 3 बार न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात की थी। वहीं व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने न्यूरोलॉजिस्ट की व्हाइट हाउस यात्राओं पर पुष्टि करने से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मना कर दिया है। बाइडेन ने कोई भी मेडिकल जांच नहीं कराई है, उनकी कोई भी फिजिकल जांच भी नहीं हुई है। डिबेट के कुछ दिनों बाद उनकी डॉक्टर ने मौखिक जांच जरूर की थी। अगर राष्ट्रपति की मेडिकल रिपोर्ट में किसी बीमारी का जिक्र नहीं है तो उन्हें वो बीमारी नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि वॉशिंगटन में आयोजित हो रही नाटो सहयोगियों की बैठक में किसी भी सदस्य या नेता को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की क्षमता पर संदेह नहीं है। हमारे सहयोगियों के मन में राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिबद्धता को लेकर कोई सवाल नहीं है। सभी नाटो शिखर सम्मेलन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यूक्रेन की मदद समेत कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समूह तैयार है। गौरतलब है कि अटलांटा में 27 जून को हुई बहस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने विचार व्यक्त करते हुए मांग की है कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जो बाइडेन को बाहर हो जाना चाहिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 81 साल के जो बाइडेन की लोकप्रियता की रेटिंग में गिरावट आई है और उनकी अपनी पार्टी के सहयोगियों ने उनके स्वास्थ्य और आगामी 4 वर्षों तक शासन करने की उनकी क्षमता पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। हालांकि बाइडेन ने इन सभी बातों को महज अफवाह बताते हुए साफ कर दिया है कि मैं इस रेस में बना रहूंगा और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में बने रहें। बेरिल तूफान के कारण अमेरिका के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि ये तूफान अब पहले से कमजोर पड़ सकता है। तूफान के कारण कम से कम 3 से 4 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि कई इलाकों में भूस्खलन भी देखने को मिला है। कई शहरों में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बंदरगाहों के बंद होने के कारण आयात निर्यात पर भी असर पड़ा है। से सक्रिय बेरिल तूफान के कारण अमेरिका के टेक्सास में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टेक्सास के कई इलाकों में तबाही मचाने के बाद बेरिल ने दक्षिण पश्चिम में ह्यूस्टन को अपने चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि तूफान अब कमजोर पड़ता जा रहा है। श्रेणी 4 का तूफान बेरिल पिछले दिनों में श्रेणी 5 में तब्दील हो गया था, लेकिन टेक्सास में दस्तक देने के बाद ये फिर से श्रेणी 1 में बदल गया, जो कि अब और कमजोर होकर ट्रॉपिकल तूफान बन गया है। इस बीच दक्षिण पूर्वी टेक्सास में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। बेरिल ने गैल्वेस्टन, सार्जेंट, लेक जैक्सन, फ्रीपोर्ट जैसे इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। तूफान के कारण कम से कम 3 से 4 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों में भूस्खलन भी देखने को मिला है। कई शहरों में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बंदरगाहों के बंद होने के कारण आयात निर्यात पर भी असर पड़ा है। तूफान के कारण बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति ठप पड़ गई है। सैकड़ों घरों में बिजली गुल है। संचार व्यवस्था भी ठप पड़ गई है। टेक्सास में करीब 27 लाख लोग बिना बिजली के हैं और बिजली बहाल करने में कई दिन लगेंगे, क्योंकि नुकसान का आकलन करने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा। वहीं यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि उत्तर पूर्व की ओर रुख करने के साथ ही बेरिल के और कमजोर पड़ने की उम्मीद है। बुधवार को तूफान लोअर मिसिसिपी घाटी से होते हुए ओहियो घाटी में पहुंचेगा, जहां पर लोगों को पहले से ही आग्रह कर दिया गया है और सावधानी बरतने की अपील की गई है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। मुझे लगता है कि प्रकृति की ताकत को याद रखना बेहद जरूरी है। हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले बेरिल कैरेबियन द्वीप समूहों से गुजर चुका है। मेक्सिको के युकाटन से गुजरने के बाद तूफान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बेरिल को इस साल के अटलांटिक सीजन का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।